चलिए तो मॉड्यूल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बना के आए होंगे, उम्मीद है कि अच्छा अच्छा डाउट पूछे होंगे, उम्मीद है। बाकी वो तो डाउट देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा डाउट है। ठीक है, कल आपका टेस्ट है। कल टेस्ट का टाइमिंग रहेगा आपका कल टेस्ट का आपका टाइमिंग रहेगा 9 PM, सॉरी 9 AM, सॉरी 9 AM। ओके, आपको 8 AM पर जूम ज्वाइन करना है, 8 AM पर। और 8 AM पर मैं आपसे बात करूंगा कि ये कुछ बच्चे बोल रहे थे सर निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रहा है, निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रहा है। तो मैं 8 बजे उससे डिस्कस कर लूंगा। सभी बच्चों को आना 8 बजे, उसके बाद 9 बजे से आपका टेस्ट होगा। बोलो क्या बोलना है? सर 8:30 बजे। 8:30 बजे? क्या, क्यों 8 बजे कहाँ जाते हो? चोरी करने है? सर नहीं सर, पापा को थोड़ा सा काम रहता है ना। पापा का काम में तुम क्या करते हो? सर हम ही को जाना पड़ता है ना, तो उस टाइम छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए बोल रहे थे। तो चलो ठीक है, 8:30 कर देते हैं। ठीक है, आधे घंटे में वैसे भी हो जाएगा बात। ठीक है, 8:30 में सभी लोग कल आ जाइएगा, 8:30 AM जूम पे आ जाइएगा। उसके बाद टेस्ट बताएंगे कैसे देना है 9 AM पर। ठीक है, हाँ बोलो हर्ष, क्या बोलना है? सर टेस्ट नाइट में करवा दीजिए प्लीज। टेस्ट नाइट में कैसे करवा दें? सर 8 PM से। दिक्कत क्या है तुमको, ये बताओ। ये काम डायरेक्ट प्रॉब्लम बोलो। सर डे में सर सुबह में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है अभी। नहीं तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि हम उसको नाइट में कर दें। नीट वाले को आप बोलिएगा नाइट में कर दीजिए। आपको इसी में आदत डालना है। ये जितने रात को पढ़ने वाले निशाचर हैं, सभी को बोल रहा हूँ, ये चीज अभी भी छोड़ दीजिए, मौका है। नहीं तो बाद में ऐसा पछताइएगा ना कि कहीं का नहीं रहिएगा। आपको दिन में ही करना होगा। आप आदत दिन में डालो ना, कब तक भागोगे रात में? नीट वाले को बोलोगे रात में कराइए, संभव ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम होता तो मानते, ये प्रॉब्लम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते बस हैं। अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बात आपको पहले बोलना था, 1 सप्ताह पहले। तो मैं आपको वो यही बोलता कि आदत डालिए दिन में पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई खास समस्या है तो मैं आपके लिए रात को टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगा 8 PM पर, सिंगल आपके लिए। बाकी मैं रैंकिंग मिला के निकाल दूंगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल डिस्कशन एक एक करके। पहले ऑफलाइन बच्चे का लेके फ्री कर देते हैं इसको। पहला डाउट है इनका एक्सरसाइज 1 में 26। एक्सरसाइज 1 में 26 क्या भाई? 26 में क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली रिलीज ऑक्सीजन। क्या दिक्कत है इसमें? कौन ऑक्सीजन रिलीज करता है? ऑक्सीजन O2 रिलीज होता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में। इस चार में इस चार में से कौन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं, ये तो सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। गोल्जी बॉडी ना सेल रेस्पिरेशन ना फोटोसिंथेसिस, इसका तो काम है मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल, प्रोटीन और लिपिड। राइबोसोम, इसका तो काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो ये जो है आंसर होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है उसमें O2 रिलीज होता है। तो आंसर थर्ड होगा। क्या दिक्कत है इसमें? 28 इसी में द स्मूथ ER इज जनरली, अंडरलाइन करना था जनरली, मतलब कि ज्यादातर कौन से केस में पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या दिक्कत है ऐसे करके? ये वाला टिब्यूल, खाली ब्रांच टिब्यूल, आंसर इज सेकंड। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये सिस्टर्नी और टिब्यूल हम नहीं बताए हैं जी कि ये SER है और ऐसे ऐसे ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, ये RER है। क्लास में बताए कि ना बताए? तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब आप नोट्स अच्छा से नहीं पढ़ रहे। सिस्टर्नी RER बनाता है, स्मूथ लिखा है, ये तो RER बनाता है। कैसे किसी भी टाइप में हो सकता है? हम क्लास में लिखा हुआ है, नोट्स में देखिए कि SER मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल।
ये लिखा हुआ है क्लास नोट्स में, इससे पता चलता है क्लास नोट्स नहीं पढ़ते हैं। 43 सेल फर्नेसेस, फर्नेसेस का मतलब नहीं पता क्या होता है? भट्टी, भट्टी, भट्टी मतलब फ्यूल देने वाला, फ्यूल। अब बोलोगे सर भट्टी तो फ्यूल यूज करता है, अरे मतलब यूं समझो ना कि भट्टी में खाना बनता है तो खाना पूरे घर का फ्यूल हुआ ना, उसी खाने से ना, ये लाइट जला, उसी खाने से ना घर में सब कुछ होता है, उसी खाने से ना घर में सब कुछ चलता है जी। वो लाइट वहां पे ज्वाइन करो, वहां। तो जो है आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है इंजन ऑफ मतलब कि सेल? तो जैसे घर का इंजन कौन है? भट्टी, वह भट्टी में खाना बनता है तो पूरा घर चलता है, तो ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ होता है। हाँ बोलो। सर इंजन ऑफ सेल तो रहा है, बोल दो मैंने सर। अरे यहाँ भट्टी है या इंजन थोड़ी बोला है। नहीं सर, अभी आप बोले, उस पे हम बोले। नहीं नहीं, इंजन, इंजन मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पूरे घर को एनर्जी देता है, खाना बनता है जो पूरे घर को एनर्जी मिलता है ना, इसका मतलब होता है भट्टी। फर्नेसेस का मतलब जानते हो? भट्टी होता है। तो कहने का मतलब ये है कौन एनर्जी देने का काम करता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि घर में कौन एनर्जी देने का काम करता है, तो भट्टी पे खाना बनता है, वो एनर्जी देने का काम करता है। अब बोलेगा, बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा क्लोरोप्लास्ट। अरे भाई, तो घर में जो खाना बनता है वो तो पका के डायरेक्ट खाने के लिए आता है ना, खाना बनने का मतलब थोड़ी है कि घर में ग्लूकोज का सिंथेसिस चल रहा है। कहने का मतलब ये है, ये देखो ये कॉमन वर्ड है फर्नेसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है एनर्जी देने वाला। अगर नहीं समझते तो इसका मतलब सीधे लिख लो एनर्जी देने वाला। वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एनर्जी देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराता है ऑर्गेनिक फूड का, वो एनर्जी देता है। 53। अच्छा इसमें कुछ नहीं है यार, मतलब इसमें क्या है ना, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अच्छा आपको इतना तो पता, कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्लांट पढ़ेंगे तो बॉटनिकल नेम आपको याद हो जाएगा। इलियोप्लास्ट क्या था? ऑयल स्टोरिंग, ऑयल स्टोरिंग प्लास्टिड। तो अब इसमें देखिए कौन कौन ऑयल स्टोर करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। पोटैटो तो स्टार्च है, स्टार्च स्टोर करता है तो गया। कोकस न्यूसीफेरा, ये तो कोकोनट है, और कोकोनट में ऑयल स्टोर होता है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये कौन से दो प्लांट सर दे दिए? एब्सेंट पूछा है, क्या है? अच्छा अब्सेंट पूछा है, एब्सेंट पूछा है। तो आंसर फर्स्ट होगा, आंसर फर्स्ट होगा। नीचे वाले और कौन दो प्लांट है पहले देख लेते हैं, आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते थे, पोटैटो में स्टार्च होता है, बता रखे हैं, ठीक है। अच्छा नीचे देखो, एरेकिस हाइपोसिया, अरे यार कौन सा प्लांट है मुझे भी नहीं पता है। हेलियंथस, ये दोनों प्लांट मेरे लिए भी नया, देख लेना आप गूगल करके कि दोनों इसका कॉमन नेम क्या, बॉटनिकल नेम दे रखा है। दुनिया के सारे बॉटनिकल नेम हम थोड़ी ना याद रखेंगे, ठीक है। आप देख लेना कौन सा है, वैसे हमको लग नहीं रहा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मॉर्फोलॉजी में होगा, तो यार जो कॉमन मतलब कि जो ट्रेंड में है प्लांट के नाम, वही सब हम लोग को भी याद रहते हैं, और आप भी याद रखो, ठीक है। एक आध एक्स्ट्रा याद रह जाए बॉटनिकल नेम, ठीक है, नहीं तो दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म का बैठ के याद करेंगे बॉटनिकल नेम, यही काम बचा है क्या? आप देख लेना है, इसका नाम देख लेना, कौन कॉमन प्लांट इसका, कौन इसका कॉमन नेम इसका क्या है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा फैट स्टोरिंग है या नहीं है। कुल मिला के कंसेप्ट ये होना चाहिए कि ऑयल या फैट स्टोरिंग प्लास्टिड होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 61, ये रहा 61। विच ऑफ द टर्म हाईली स्पेशलाइज, पर कल तो बताए थे ग्लाइकोसिसोम, कल ही बताए थे, पर ऑक्सीसोम ही मॉडिफाई होता है ग्लाइकोसिसोम में, स्पेसिफिकली ऐसे एंजाइम कैरी करने के लिए जो स्टोरिंग फैट को ब्रेक कर पाए कार्बोहाइड्रेट में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। 61 और 62 भी है। पैलेट पार्टिकल, क्या दिक्कत है? राइबोसोम। अरे भाई एक बात बताओ, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आरबीसी क्यों है? मेरे नाम से है ना। ये पैलेट पार्टिकल जॉर्ज पैलेट ने नहीं ढूंढा था राइबोसोम को, जॉर्ज पैलेट। तो क्या नहीं बोलेंगे पैलेट पार्टिकल उसको? क्या दिक्कत है इसमें? राइबोसोम फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 2 में 2,
क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्ट पूछा, मतलब इनकरेक्ट है ना। सीलिया कंटेन एन आउटर ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूबुल सराउंडिंग 2 सिंगलेट, सही बात है। बोला सेंटर पे 2 सिंगलेट और उसके चारों ओर 9 डबलेट। हाँ सही बात है, सही बात है, लाइन सही है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट सही है। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया मतलब और लाइक इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स ऑफ, नहीं कैल्शियम का कुछ लेना देना मैंने बताया क्या? एटीपी चाहिए, एटीपी क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। कैल्शियम का कोई खेल नहीं है, एटीपी चाहिए, एटीपी। तो ये लाइन गलत हो गया, यही आंसर होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। वैसे क्या लिया है? द सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, सही बात है। अपेंडेज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बाहर निकला हुआ चीज, तो सेल था और हेयर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ अपेंडेजेस, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है। माइक्रोट्यूबुल ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, बता रखे हैं। आंसर इज 2 22। क्या है? इन यू बैक्टीरिया मतलब कि प्रोकैरियोट्स अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोट्स। अरे याद करो, मैंने कितनी बार बोल दिया ना जाने। कहीं से कहीं चले जाओ, मोनेरा से एनीमिलिया चले जाओ, सेल मेम्ब्रेन एक जैसा होता है जैसा रॉबर्टसन ने बताया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने जैसा बता दिया वैसा ही सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट से किसी भी यूकैरियोट में चले जाओ। दुनिया के सारे लिविंग सेल का स्ट्रक्चर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, रॉबर्टसन ने जैसा बताया वैसा ही होता है। तो सेलुलर कंपोनेंट कौन सा? ऑप्शन में देखो होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज द आंसर। न्यूक्लियस तो पहली बार प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s होता है और यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों होता है, तो ये ऑप्शन में थोड़ा कंट्राडिक्शन आ जाएगा। सेल वॉल सारे यूकैरियोट में नहीं होता है, हमारे में नहीं होता एनिमल में। और वैसे भी जो यूकैरियोट में होता है वो प्रोकैरियोट से अलग कंपोजिशन रखता है। प्रोकैरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, यूकैरियोट में अलग अलग, और में अलग अलग। फंजाई में काइटिन, प्लांट में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह, एल्गी में उधर गैलेक्टन मैनेंस वगैरह। तो वो तो ऐसे कंपोजिशन अलग है। आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड का बना होता है, खेला खत्म है। अरेंजमेंट वही होता है जैसा रॉबर्टसन ने बताया। कहीं से कहीं चले जाओ, मतलब मोनेरा से एनीमिलिया पहुंच जाओ, सेल मेम्ब्रेन एक ही जैसी होती है, सबके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। हो गया 22, हो गया 43 43। अरे ये क्वेश्चन देखो, अभी तुम इसको मत करो, प्रोकैरियोट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम रिजेक्शन मेथड से कर सकते थे। बोलो कैसे? ये क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो इंक्लूजन बॉडी मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, मैं बताऊंगा। मतलब कि फूड स्टोरिंग बॉडी होता है इंक्लूजन बॉडी, वो पाया जाता है उसमें प्रोकैरियोट, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, तो पॉलीसोम के बारे में तो आपको पता ही है। पॉलीसोम क्या होता है? एक सिंगल एमआरएनए से अटैच्ड कई सारे वो आपके राइबोसोम। तो इतना अच्छा, अगर आपको यही नहीं पता है कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये फैट स्टोरिंग बॉडी होता है। तो अब यहाँ पे आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, अच्छा आपका ये नाम नहीं पता आपको, ये ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप ये समझ जाओगे जब मैं आपको मोनेरा पढ़ाऊंगा, प्लांट डायवर्सिटी पढ़ाऊंगा, तो आप समझ जाओगे। तो होता क्या है ना कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फैट मतलब कि फूड स्टोरिंग ग्रेन्यूल्स होता है, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। वो अभी आप नहीं समझोगे, छोड़ो, आप रिजेक्शन मेथड से भी नहीं कर पाओगे। 65। क्या दिक्कत है? कल तो पढ़ा ही दिया ये वाला, ये तो कल पढ़ा दिए। इनकरेक्ट पूछा है। लैम्प्रस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट, सही बात है। लैम्प्रस क्रोमोसोम कल बताया ना, तो ये कहाँ मिलता है? एम्फीबियंस में पहली बार नोटिस हुआ था, और ये ऊजेनेसिस के दौरान उस साइट में मिलता है एम्फीबियंस में, और ये डिप्लोटिन स्टेज के दौरान ही मिलता है। तो आपको पता है डिप्लोटिन के दौरान बाइवेलेंट अभी तो होंगे, अब वो रिपेल होना अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर वो अलग हो जाएंगे। तो डिप्लोटिन तक तो बाइवेलेंट बना रहेगा, क्योंकि उस टाइम तो प्लाज्मेटा है ना, उसके बाद ना वो रिपेल होगा। तो उस टाइम तक तो बाइवेलेंट है। तो उसी दौरान आप जानते हो लैम्प्रस क्रोमोसोम बनता है, मैंने कल समझाया था। अरे लैम्प्रस है, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक था, ठीक था, सॉरी सॉरी, मैं पॉलिटीन समझ रहा था। हाँ ठीक है,
जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल सही है कि जो क्रोमोसोम है अभी डिप्लोइड स्टेज में एक्सेप्ट स्ट्रक्चर में जुड़े हुए तो हैं ही ना ऐसे। ऐसे तो जुड़े हुए हैं ही, ठीक है। तो अभी ये बाइवेलेंट ही है और इसी दौरान ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे करके खोल लेते हैं डीएनए को, तो लैम्ब्रस सीन में दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। एलोजोम सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम है, नहीं बताएं क्या? सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है, बता रखे हैं। पॉलिटीन उस साइड नहीं, पॉलिटीन चिरोनोमस लार्वा में पहली बार देखा गया था सैलाब्री ग्लैंड में। जो उस साइड ऑफ एम्फीबियंस में तो लैम्ब्रस देखा गया था ना। ये तो इनकरेक्ट मैच हो गया, आंसर यही होगा। चलो 65 हो गया। एक्सरसाइज 3 में 3 क्या बोला है, गौर करो। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक डायग्राम बेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 देखते हैं क्या। विच रिप्रेजेंट एक्वस कंपार्टमेंट। तो एक्वस कंपार्टमेंट एक तो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और एक होता है मैट्रिक्स। क्लियर? ये होता है आपको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, और मैट्रिक्स होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस। चलिए आइए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए। ई क्या है, कोई बताएगा ई क्या है? सर आउटर मेम्ब्रेन। ई है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सी क्या है? सी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डी क्या है? डी ही तो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। बी क्या है, कोई बताएगा? बी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ए क्या है? क्रिस्टी क्रिस्टा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। अच्छा एफ क्या है? एफ पता है एक्चुअल में क्या है? मतलब कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा स्पेस, मतलब कि आउटर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का पूरा स्पेस है एफ। तो एफ में तो सब कुछ आ गया ना। एफ में तो इनर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी आ गया है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी आ गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी आ गया, मैट्रिक्स भी आ गया। तो इसमें तो मेम्ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, मगर वो पूछा है क्या? सिर्फ एक्वस कंपार्टमेंट। तो सिर्फ एक्वस कंपार्टमेंट कौन कौन है? मैट्रिक्स कहाँ गया? ये रहा डी, डी और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बी, यानी कि बी और डी वाला ऑप्शन होगा। बी और डी वाला 4। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? लेबलिंग क्या, यही डायग्राम आएगा एग्जाम में। बी क्रिस्टी है नहीं। जब आपको यहाँ ये इसके बारे में दिख गया कि ए क्रिस्टी है, तो बी क्रिस्टी दिख ही नहीं रहा, वो नजरिया आपको तेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट 12 नंबर। क्या बोला यहाँ? केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ क्या बोला, किसके बारे में? अच्छा कल बताए थे ना लाइपोकॉन्ड्रिया किसका नाम है? गोल्जी बॉडी का। कल बताए थे लाइपोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें लिपिड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक कीजिए। क्या पूछा, करेक्ट पूछा है कि क्या पूछा है? अच्छा लास्ट में ऑप्शन दिया है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। हाँ ये करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड तो बना। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं, ये तो काम एससीआर का है। ये काम तो एससीआर का है ना। साइटोक्रोम P450 लीवर के एससीआर के अंदर, दारू पी जाएगा वो भी ठीक कर देगा, लेकिन लिमिट में। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, हाँ सही बात है। शक्तिमान का जो हेड होता है, मतलब स्पर्म का जो आगे वाला पोर्शन, ये रहा शक्तिमान। ठीक है, ये जो उसका हेड आगे का, ये कौन बनाता है? एंजाइम रहते हैं उसके गोल्जी बॉडी में जो आता है बन बन के, वही। तो ये हो गया आंसर, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस ब्रेकडाउन इसका काम थोड़ी है, ये तो एससीआर का काम है। ये तो एससीआर का काम है, ये भी एसईआर का काम है, मगर पूछा गोल्जी बॉडी का है। तो 1 and 3 आर करेक्ट एंड 2 and 4 आर इनकरेक्ट। ऐसा ऑप्शन कहीं देखो, 1 2 इनकरेक्ट। नहीं नहीं 2 तो 1 तो करेक्ट है ना, 1 3 करेक्ट। हाँ यही तो आंसर है। 2 इज इनकरेक्ट, हाँ ठीक है, एंड रिमेनिंग आर करेक्ट। नहीं 4 भी इनकरेक्ट है। 2 and 3 आर इनकरेक्ट। नहीं 3 तो करेक्ट है ना, तो आंसर इज 2। क्या दिक्कत है इसमें?
12 17, ये रहा 17। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या दिक्कत है यार? मतलब बर्थडे जितना करीब करीब आ रहा है उतना उतना जल्दी आप लोग ट्रिक भूल रहे हो हैं? उस दिन बताए थे ना पलक, सर 1.3। पलक बताए थे 52%, 40% है और 8%। और अब यहाँ किसका पूछा है? पी बाय एल या एल बाय पी, प्रोटीन एंड लिपिड। तो पी बाय एल 52/40 डिवाइड कीजिए कोई कैलकुलेटर में। अरे चटका पुटकी कीजिए ना कोई, कितना आता है? ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आएगा सर, 1 कोई किए हो? कितना है? 3 1.3 आंसर इज सेकंड। yes. क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? नेक्स्ट 17 था, हो गया। जाइए छुट्टी, जाइए ऑफलाइन वाले जाइए। चलिए अब एक एक करके और बच्चों का लेते हैं। चलिए 80 नहीं, 18 में क्या दिक्कत है? ये 18 क्या दिक्कत है भाई इसमें? इसमें क्या दिक्कत है? बोला है ए क्या होगा? एक यूकैरियोटिक सेल है, बोला कि वो प्लांट सेल है। बोला ए कोई चीज है जो डबल मेम्ब्रेन है और काम है उसका स्टोरेज ऑफ फैट। तो पहले तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले उड़ाओ, तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले एसईआर उड़ गए, एस्फेरोसोम भी उड़ गए। क्योंकि एस्फेरोसोम क्या है? माइक्रो बॉडी है, सिंगल मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल होता है। अब ये बोला स्टोरेज ऑफ फैट, तो ये तो काम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। ल्यूकोप्लास्ट में इलियोप्लास्ट का काम है। आंसर इज 2। चलिए जा सकते हैं आप, ये सटा दे देगा ये वाला। चलिए बाकी बच्चों का लेते हैं, रीवा का लेते हैं पहले। अच्छा रीवा, तुम जो बनाए हो क्वेश्चन तुक्का का मार के नहीं ना बनाए हो जी? नो सर। हाँ ठीक है, काहे कि हमको लगा तुम क्लास बहुत बाद में किए हो, तुरंत बना लिए क्वेश्चन। सबसे पहला डाउट तुम्हारा ही आया था, हमको लगा कैसे बना लिए इतना जल्दी। चलो ठीक है, बताते हैं पहले तुम्हारा डाउट। एक्सरसाइज 1 में 73 इसका डाउट है। 73 क्या बोला है भाई? नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तुम शायद क्लोरोप्लास्ट का क्लास नहीं किए थे इसलिए सवाल पूछ रहे हो। समझा देते हैं, देखो जब क्लोरोप्लास्ट का तुम क्लास करोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगा। एक होता है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, एक होता है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन अंदर की तरफ टूट टूट के कई सारे क्या बनाते हैं? थालेकॉइड ऐसे। और कई सारे थालेकॉइड को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिनी। और स्ट्रोमा लेमिनी का नाम है इंटरग्रेनम थालेकॉइड। जो मैंने कहा था फोटो सिस्टम होता है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो इस पे भी मौजूद होता है और इस पे भी मौजूद होता है, दोनों पे होता है वो, ठीक है। और यही पार्ट है पिगमेंटेड पार्ट, जो थालेकॉइड मेम्ब्रेन है या फिर स्ट्रोमा लेमिनी। और कहीं पिगमेंट नहीं होता है, और कहीं नहीं होता, स्ट्रोमा में भी नहीं होता, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी आउटर इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में भी नहीं होता, पेरिक्लोरोप्लास्ट स्पेस में भी नहीं होता, स्ट्रोमा भी नहीं होता। केवल ग्रेना थालेकॉइड होता है और स्ट्रोमा लेमिनी का जो मेम्ब्रेन होता है उस पे होता है, ल्यूमेन में भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। थालेकॉइड, थालेकॉइड पे तो होता है, इस पे तो होता है। ग्रेना, ग्रेना क्या है? ये पूरे को एक साथ कहते हैं ग्रेना, ग्रुप ऑफ थालेकॉइड ग्रेना। तो उसमें तो थालेकॉइड मेम्ब्रेन पे है ना, तो इसमें तो है। स्ट्रोमा, हाँ मैंने कहा स्ट्रोमा में एक भी पिगमेंट नहीं होता, स्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं होता, तो आंसर यही होगा। लेमिली, लेमिली मतलब स्ट्रोमा लेमिली के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में जो कई सारे ग्रेना को जोड़ता है, तो उसपे भी पिगमेंट होता है, उसपे भी फोटो सिस्टम होता है, उसपे होता है फोटो सिस्टम 1। ये सब बात फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। यहाँ फोटो सिस्टम 1 होता है, यहाँ फोटो सिस्टम 2 होता है, तो वो सब वहां पे बता। तो इसपे भी होता है पिगमेंट, तो ये इसपे होता है, तो आंसर नहीं होगा, आंसर इस थर्ड। बोलो समझ में आ गया तुमको रिवा ये वाला? यस सर। एक्सरसाइज 2 का 40। 26 भी है। 26 तो तुम लिखे नहीं हो। फिलहाल एक्सरसाइज 2 का 26 है। नहीं हाँ 2 का। क्या दिक्कत है भाई इसमें? तो सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन लग रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट चूज करना है, ठीक है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स इनर पार्ट। सेल मेम्ब्रेन बना लो पहले जल्दी से। ये रहा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, पार्शली बरीड,
और टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और इधर रहा तुम्हारा, इधर भी प्रोटीन ही है, इधर भी है प्रोटीन, ऐसा नहीं है, इधर भी है प्रोटीन, ये तो था ही प्रोटीन, ठीक है। और ये फिर तुम्हारा बायोलिपिड, ठीक है। चलो चूज करते हैं अब स्टेटमेंट। लिपिड्स आर एनएच इन बाइलेयर, सही बात है, विथ पोलर हेड टुवार्ड्स द इनर पार्ट। तो हेड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, बोलो ये रिभा, यस सर। हेड पोलर या नॉन हेड पोलर? हेड पोलर होता है। पोलर होता है, मगर ये बोला है इनर sir. की तरफ होता है, क्या है वो इनर की तरफ है? देख लो यहाँ, नो सर। आउटर की तरफ, ये लाइन गलत हो गया, करेक्ट पूछा है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल निकोलसन, क्या ये बात सही है? सही है। यस तो सर। यही तो आंसर है, बाकी देख लेते हैं। Na+K+ moves across cell membrane by passive transport, नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छे से समझाए आप, एक्टिव। प्रोटीन्स मेक अप द 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम समझ गए तुम कहाँ कंफ्यूज हुए हो। तुम बोलोगे सर आप अपने पलक वाले ट्रिक में बताए हैं 52%, है ना, और यहाँ लिखा है 60 से 70%, इसी को लेकर तुम कंफ्यूज हुए हो क्या? नो सर, पैसिव वाले में हो गए। अच्छा पैसिव वाले में हो गए थे। तो यहाँ पे जो प्लग बताए थे, पहली बात याद रखना, ये डोनेंस मेम्ब्रेन के लिए था, स्पेसिफिकली डोनेंस मेम्ब्रेन के लिए। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन थी वहां 52% होता है, बाकी ये जो 60 से 70% दिया है, ये जनरल आइडिया है, ठीक है। अच्छा नवीन नहीं आया आज क्लास ही, वो डाउट भेजा था लेकिन वो क्लास क्यों नहीं आया पता नहीं। चलो ठीक है, दूसरे का डाउट देखते हैं, रिवा का और देखते हैं, हो गया तुम्हारा। अच्छा और तो जो लिखे हो वही डाउट है ना? यस सर। 40 नंबर, क्या भाई 40 नंबर? न्यूक्लियर एनवेलप, यही क्वेश्चन के बारे में तो बोल रहे थे उस दिन हम, कि आंसर आपको RER और SCR दोनों मिलेगा, तो एक चूज करना है, ऐसा ही ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, नहीं। माइक्रोट्यूबुल से बनता है, नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR, RER SCR मैंने कहा था। देखो RER SCR दोनों होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड, तो आप कह सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से RER SCR बनता है और SCR RER से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, दोनों बात सही है, लेकिन एक चूज करना हो तो RER चूज करेंगे। क्यों? मैंने सिखाया था क्लास में, ये तो कहीं बगल में डायग्राम भी है, आप देखो कि इसमें ज्यादातर क्या है, RER उसके इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं कि नहीं, देखो इतना ज्यादा पार्ट क्या है, RER है, दिख रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट क्या है आपका, आप देख पा रहे होगे सर SCR है। हाँ बोलो। सर कुछ देर हम बोलेंगे नहीं और वीडियो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्या SER, और ये रहा तुम्हारा क्या RER। तो ज्यादातर पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से RER अटैच्ड है, SCR भी होता है। तो हमने कहा था कि जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे जो मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली अरेंज होती है वो RER ज्यादातर होती है, इसीलिए आंसर RER मारते हैं। और एक कारण ये भी बताए थे कि देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी लगा होता है राइबोसोम 80S, और RER के ऊपर भी देखो 80S लगा हुआ है राइबोसोम। तो ये कारण है कि दोनों के ऊपर जो 80S राइबोसोम है, तो इस वजह से यहाँ पे RER को थोड़ा प्रीफरेंस मिल जाता, और कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया रिभा? यस सर। 48, अच्छा ये 48 तुम जब नहीं आए थे तब ये पढ़ा चुके थे। देखो होता क्या है, मान लो कोई ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, मान लो ये सेल वॉल है, ओके, ये सेल वॉल है, और अंदर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, उसके अंदर ये फ्लूइड वगैरह जो भी सब कुछ। अगर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी से सेल वॉल को गला के हटा दे, सेल वॉल को गला के हटा दे, तो जो सेल जिसमें सेल वॉल पहले था उसका हटा दें सेल वॉल, तो जो सेल बच गया उसी को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मतलब सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसा नहीं कि एनिमल सेल को तुम प्रोटोप्लास्ट बोलने लग जाना, नहीं, ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल था उसको गला दिया आपने तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है विदाउट सेल वॉल, सही आंसर है। विदाउट सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन गल जाएगा तब तो पूरा साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा। विदाउट न्यूक्लियस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस तो सेल प्रोकैरियोटिक सेल का रहता है, और आप न्यूक्लियस को गलाने के लिए आपको पहले पूरा बाहर का बाउंड्री गलाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात जान लो। अंडरगोइंग डिवीजन नहीं, जो डिवीजन में जाता है उसको बोलते हैं डिवाइडिंग सेल, अगर वो माइटोसिस है तो माइटोसाइट, मियोसिस है तो मियोसाइट, ये आंसर नहीं है, आंसर इज फर्स्ट। समझ में आया? यस सर। एक्सरसाइज 3 में 12 और 13, 12 डिस्कस हो चुका है अभी जस्ट, राइट? यस सर। 13
सीलिया आर डीप, देखो ऐसा क्वेश्चन ना, देखो ये क्वेश्चन इजी है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं हम तुमको बताते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले उसको छोड़ो। अगर पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जहां पढ़ते हो भी बायो आरबीसी नाम है संस्था का, तो ये आरबीसी अलग बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, तो आप रीजन ये बताओगे क्या कि इधर जगह सिलेबस ये खत्म नहीं होता है, अदर जगह यही नहीं होता, अदर जगह टीचर खाली क्लास में कॉपी आते हैं, ये नहीं, ये तो सही बात है ही, ये सच है ये, लेकिन आंसर ये नहीं है। मेरा सवाल क्या था, आरबीसी औरों से अलग कैसे है, तो आपको पता है बताना क्या था, दूसरे की बुराई नहीं बताना था, यहाँ की अच्छाई बताना था। कितने लोग समझ गए मैंने क्या बोलना चाहा अभी, हाथ खड़ा कीजिए। जबकि आपने जो दूसरों की बुराई करी वो भी सच है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपसे सवाल दूसरे की बुराई का पूछा ही नहीं गया था। आपसे पूछा तो गया था कि आप जहां पढ़ते हैं वो आपको ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए था वहां हर बच्चे पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे को लेके चला जाता है, हर चैप्टर का प्रॉपर टेस्ट होता है, हर चैप्टर का मॉड्यूल डिस्कशन होता है, एक एक बच्चे का डाउट लिया जाता है। तो आपको यहाँ की अच्छाई बताना था, ना कि दूसरे की बुराई बताना था। हाँ, अब मैं क्वेश्चन को पलट दूं, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अदर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आरबीसी से अलग कैसे, तो अब आपका जवाब पलट जाएगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आरबीसी में हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, ये नहीं, आप बोलोगे अदर जगह जो है हर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अदर जगह टीचर खाली क्लास में कॉपी आते हैं, छुट्टी मारते हैं, क्लासे नहीं आते हैं, डाउटे नहीं बताते, तो आप तब आपको ऐसा बताना था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा लैंग्वेज पे। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, सीलिया आर डीपर फ्रॉम फ्लैजिला, तो आपको बातें सीलिया के बारे में करनी है, ना कि फ्लैजिला के बारे में। समझ पाए मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन में आपको बोला है कि सीलिया फ्लैजिला से अलग कैसे है, तो आपको सीलिया के बारे में बताना है, ना कि फ्लैजिला के बारे में। हाँ, क्वेश्चन होता कि फ्लैजिला डिफर फ्रॉम सीलिया, तब फ्लैजिला के बारे में आप बताते हैं। समझ पाए रिवा हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, अब पढ़ो, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, इसी में तुम फंसे होगे। क्या बोला है, इन हैविंग स्मॉल साइज, हाँ सीलिया स्मॉल साइज का होता है, ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिव बात चल रहा है ना। अगर आप कह रहे हो कि रमन सर अपने कोचिंग में हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, तो कंपैरेटिवली ये ऑलरेडी चल रहा है कि अदर जगह हर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि अगर सीलिया छोटा है तो फ्लैजिला बड़ा होगा, अंडरस्टूड है वो, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। इन हैविंग नॉन, नहीं इसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, मैंने बताया था, और लाइक मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट, तो ये बात गलत हो गया। इन टेकिंग पार्ट इन अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, यस मैंने कहा था सेंसेशन में भी काम करता है, अटैचमेंट में भी काम करता है, फीडिंग में तो करता ही है, ठीक है। इन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल, नहीं। अब बोला जाएगा कि बताओ आरबीसी और अदर कोचिंग संस्था में, बायोलॉजी के अदर कोचिंग संस्था में क्या अंतर है, तो तुम क्या बोलोगे, वहां बायो पढ़ाया जाता है, तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं क्या हम? ये कोई डिफरेंसेस थोड़ी हुआ यार, वहां भी बायो चलता है, यहाँ भी बायो चलता है, कोई डिफरेंसेस ही नहीं हुआ। तो माइक्रोट्यूबुल तो दोनों में ही 9+2 का अरेंजमेंट है, तो ये तो अंतर ही नहीं हुआ दोनों में, तो ये लाइन तो ऐसे ही गलत हो गया। अरे बोलो, नेक्स्ट है इन वर्किंग लाइक ओर्स, हाँ सही बात है, सीलिया ओर लाइक वर्क करता है लेकिन फ्लैजिला नहीं करता है, तो ये काम सीलिया का है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, सी और ई, ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, करेक्ट पूछा है ना, हाँ करेक्ट पूछा है, फर्स्ट होगा आंसर, देख लेना। समझ में आया रिवा? यस सर। चलो 13 हो गया, 19 क्या दिक्कत है भाई इसमें? स्टूडेंट कमिंग आउट सेल्फ फ्रैक्शनेशन of a tissue and forgot to level his tubes। मैंने आपको कहा था ये सब चीज, ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक्सपेरिमेंटल लैब से उठा के सपोज वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब आप तो पता नहीं जीवन में कितना बड़ा लैब देखो, मैंने पहले भी चर्चा किया था आपसे कि बिहार में ज्यादातर स्कूल में लैब है ही नहीं, जहाँ है वो ताला खुलता नहीं है, और जहाँ अच्छे अच्छे लैब हैं तो वहाँ लैब में सामान नहीं है, और जहाँ अच्छा लैब है सामान है तो वहाँ बच्चे पढ़ पाए, बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है। तो कुल मिला के आपका भाग्य इतना खराब है कि आप अच्छा लैब देखे ही नहीं। तो कभी भी अगर आपको मौका लगे तो आप अच्छा लैब जाना,
कभी भी मौका लगे तो, कभी भी मौका लगे तो अच्छा लैब जाना। और अच्छे लैब में आप देखना वहां पे एक्सपेरिमेंट होता है, स्टूडेंट बाकायदा एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने तो किया है, केमिस्ट्री में भी किया है, फिजिक्स में भी किया है, बायो में भी किया, हमने तो 12th लेवल पे खूब सारा एक्सपेरिमेंट किया है। बीएससी में तो लैब का मैंने क्या क्या किया वो लैब वाला ही जानता हो। तो ये जो है लैब का क्वेश्चन है कि आप गए लैब में, या कोई भी एक स्टूडेंट गया लैब में, और वहां क्या क्या वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन, मैंने कहा था ना वो सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है, ठीक है, आप कभी देखना यूट्यूब पे, कभी अच्छा चीज भी देख लिया करो। तो इस टाइप का मशीन होता है, उसमें ये टेस्ट ट्यूब लगता है और इस टाइप का क्लिप होता है उसमें, ठीक है, इस टाइप का क्लिप होता है, वो सेटअप होता है वो पूरा इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, और वो फिर नीचे से इसमें मोटर पिस्टन मोटर लगा होता है, तो वो उसको घुमाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम कोई भी सेल अगर डालोगे तो पहले एंजाइम उंजाइम भी डालना पड़ता है उसमें, ताकि सेल का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सब गल जाए, उसके बाद उसको क्या करता है, घुमा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेल क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो बोलते हैं उसको सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। तो अब क्या किया लड़का ने, ऐसा तो कर लिया, सेल फ्रैक्शनेशन तो कर लिया, तो कौन सा कंपोनेंट किधर क्या गया वो ये सब भी देख लिया, लेकिन वो लेवल करना भूल गया। उसने देख लिया अरे ये तो राइबोसोम है, ये फलना है ढिकना है, वो सब कुछ देख भूल गया कि लेवल नहीं किया, भूल गया, लिखा ना फॉरगेट टू लेवल हिज टेस्ट ट्यूब, उसने अपने टेस्ट ट्यूब को लेवलिंग करना भूल गया, मतलब कि कौन कौन से पार्ट निकले उसे लिखना भूल गया, चलेगा घर। अब क्या है, द कंटेंट्स ऑफ वन ट्यूब व्हेन